ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे तो हर गांव और शहर के किसी न किसी स्कूल में एक स्कूल भूतिया घटना देखने को मिलती है। ये कहानी ऐसे ही एक स्कूल की है। स्कूल लगभग 50 साल पुराना है और ये एक बहुत बड़ा स्कूल है जो 12वीं तक का विद्यालय है। और ये कहानी तब की है जब मैं 9th क्लास में गया था। हमारे स्कूल में 3 बिल्डिंग हैं, जिनमें 2 एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक इन दोनों के बीच है। जिस बिल्डिंग में हमारी क्लास चलती है उसके पीछे की तरफ बॉयज़ वॉशरूम है। उस क्लास में एक लड़की की फ़ोटो फ्रेम लगी थी। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने स्कूल के चौकीदार से पूछा। तो पहले तो उसने मना किया, पर हमें भी उसकी कमज़ोरी पता थी। एक बार जब मैं और मेरे दोस्त सबसे पहले सुबह स्कूल पहुंचे, तो हम बैग रख कर दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। तो हम बाहर ही खड़े थे, तो अचानक दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। पहले तो हम सोच रहे थे कि गलती से कोई अंदर रह गया, पर जब हमने फिर से दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था, पर एक अजीब सी बदबू थी। पर उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमने फिर दरवाज़ा बंद किया। इस बार आवाज़ तो नहीं आई। तो हम 10 मिनट बाद दोबारा अंदर गए, तो देखा कि हमारे 3 टिफ़िन मेज पर खुले थे और बाकी खाना गायब था। मतलब कोई खा चुका था। इस प्रकार और दोस्तों का खाना भी गायब था। अब ये तो पक्का था कि वह हम में से कोई नहीं था, क्योंकि पैसे कभी गायब नहीं हुए थे। एक दिन हमने सच का पता लगाने का फैसला करा, तो हम स्कूल बंद होने के बाद शाम को वहाँ गए। चौकीदार 24 घंटे वही रहता है और एक दोस्त का घर वहीं स्कूल के बाहर था। तो हमने चौकीदार पर दबाव बनाना चालू करा, क्योंकि हम 5 दोस्त थे और हमें उसकी कमज़ोरी पता थी। वैसे वो मैं कमज़ोरी तो मैं बता नहीं सकता, वो थोड़ी प्राइवेट है। अच्छा, आगे सुनो। तब उसने बताया कि वो रात को कभी भी उस कमरे की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसने रात को कई बार उस बंद कमरे से अजीब आवाज़ें सुनी हैं। जैसे कोई बंद कमरे को अंदर से बजा रहा है, चलने की आवाज़ आ रही है, कुर्सी डेस्क इधर उधर उड़ने की आवाज़ आ रही है। जब वह देखने जाता तो सब नॉर्मल दिखता, और कुछ देर बाद फिर आवाज़ शुरू हो जाती थी। अब हम 5 दोस्त सच नहीं मान रहे थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश भी है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है। अब हम 5 दोस्त अपने स्कूल में सच पता करने के लिए स्कूल के पास रहने वाले दोस्त के घर रात को स्कूल में कैसे जाएं, इस बात की योजना बनाने उससे बात कर रहे थे, क्योंकि गार्ड रात को मेन गेट को अंदर से बंद कर देता है। अब हम सामान जुटाने लगे, जिसमें एक टॉर्च, एक माचिस, एक बेल्ट, वो चमड़े की बेल्ट थी। दरअसल हमने कहीं सुना था कि भूत चमड़े की बेल्ट से डरते हैं, और खाने के लिए बिस्कुट रख लिए। रात को जब मेरे दोस्त के घर वाले सो गए, तब हम लगभग 11 बजे दबे पाँव घर से बाहर निकल कर आ गए। स्कूल की दीवार कूद कर हम अंदर पहुंच गए। वहाँ का माहौल सुनसान और अंधकार से परिपूर्ण था, पर गार्ड दारू पीकर चैन की नींद सो रहा था, तो उसे कुछ भी नहीं पता था। अब हम आराम से स्कूल की पहले बिल्डिंग में गए, तो देखा कि दरवाजे सभी बंद थे। डर तो था कि कहीं गार्ड ना आ जाए। जब हम अंदर बिल्डिंग तक गए, तो हमारा क्लासरूम 2 कमरों को छोड़कर तीसरा था। तभी हमें एक कमरे से चलने की आवाज़ आई, तो हमने तीनों कमरों से खिड़की से टॉर्च मारकर देखा, तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कहानी शुरू करने से पहले अपना परिचय देती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैं कहानी बताने जा रही हूँ, वो मेरी आंखों देखा किस्सा है। इसे एक बुरी घटना कहना भी गलत नहीं होगा। ये घटना आज से करीबन 20 साल पहले की है। मुझको आज भी अच्छे से याद है। इस घटना को मैं चाहकर भी भूल नहीं सकती। मैं जिस विद्यालय की शिक्षिका हूँ, उस विद्यालय के पास ही एक आंगनबाड़ी हुआ करती थी। वो काफ़ी पुरानी थी और काफ़ी जर्जर हालत में थी, इसलिए वो हमेशा बंद ही रहती थी और किसी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। मेरा जो स्कूल है वो पहले 5वीं क्लास तक था, जो अब बहुत बड़े हो चुके हैं और स्नातक तक हो चुके हैं। स्नातक यानी 10वीं क्लास तक। वे सभी स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ खेला करते थे।
उस आंगनवाड़ी में जाने की मनाही थी, इसलिए उसके पास कोई भी नहीं जाता था। स्कूल शनिवार को सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक लगता था। उस दिन भी शनिवार का दिन था, इसलिए दोपहर 1 बजे सबको अवकाश दिया गया था। और हर दिन की तरह वे सभी अपने घर जाने के पहले वहाँ खेलने लग गए और मैं स्कूल के कुछ ज़रूरी कामों में बिजी हो गई। बाकी सभी अपने अपने घर जा चुके थे। 5वीं कक्षा में पढ़ने वालों की संख्या 9 थी और वे सभी वहाँ खेला करते थे। उसमें से 8 बच्चे मेरे ही गांव के थे और मेरे ही घर के आसपास रहते थे। पर एक बच्चा मेरे गांव के पास में गांव में रहता था। उस दिन वह स्कूल नहीं आया था। ये उसकी अच्छी किस्मत कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो 8 बच्चे और मैं वहीं रुके। सभी बच्चे खेलने में बिजी हो गए थे और मैं काम में। वो खेलते खेलते कब उस आंगनबाड़ी के करीब पहुंच गए मुझको पता ही नहीं चला। पर आंगनबाड़ी पास होने के कारण उन सभी की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उनमें से सभी बच्चे बहुत ही शरारती थे और वह सब खेलते खेलते उस आंगनबाड़ी के अंदर चले गए थे। कुछ देर बाद सभी बच्चों की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई। मुझको लगा कि दूर जाकर खेल रहे होंगे और फिर ध्यान नहीं दिया मैंने। बहुत समय बीत जाने के बाद अब मुझको डर लगने लगा और मैं अपना काम छोड़कर बाहर आई और मैं उनको ढूंढने लगी। जब मैं आंगनबाड़ी के करीब पहुंची तब मुझको रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गई। मैं समझ गई कि वे सभी अंदर गए हैं। मैं बिना समय गवाए उनके पास उस आंगनबाड़ी के अंदर गई और वह उन बच्चों को देखकर मेरे होश उड़ गए। वे सब वहाँ नीचे बैठे रो रहे थे और एक बच्चा नीचे बेहोश पड़ा था। मुझको कुछ समझ नहीं आया और मैं तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाई और सब बच्चों को बाहर लेकर आ गई। हम सब स्कूल के अंदर आ गए थे। मैंने उन बच्चों को होश में लाया, पर होश में आते ही वो उठकर रोने लगा। मैं बहुत डर चुकी थी, इसलिए मैं तुरंत एक बच्चे को कहकर उसके पापा को बुलाने भेज दिया। उसके पापा आए और उसे लेकर घर चले गए। उसके बाद मैं स्कूल बंद करके बाकी सब बच्चों के साथ घर आ गई। शाम के 4 बज चुके थे। मैं वही सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी पास में रहने वाला मेरा एक विद्यार्थी जो उस समय उनके साथ ही खेल रहा था, भागते हुए मेरे घर आया और कहा कि चलो, नंद किशोर को कुछ हो रहा है। मैं कांपते हुए उस बच्चे के घर गई। मैंने देखा कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक एक कमरे में बिछी चारपाई पर बैठा था और कुछ खा रहा था और पास में उसकी माँ बैठी रो रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। देखने में तो सब ठीक था, फिर क्यों उसकी माँ रो रही थी। मैंने बाहर निकलकर उसकी माँ से पूछा कि क्या हुआ, नंदकिशोर तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप रो क्यों रहे हो। उसकी माँ ने जो बताया सच मानिए, वो सुनने के बाद किसी के भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भागते हुए अपने घर पहुंची और किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप अपने काम में लग गई। खाना बनाते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या हुआ सत्य कुमारी। तो मैंने अपनी माँ को शुरू से लेके एंड तक का सारा किस्सा सुना दिया। अगले दिन रविवार की सुबह नंदकिशोर के पास में एक गांव के पंडित आए और उनको सारी घटना बताई गई। मैंने शनिवार की शाम को नंदकिशोर जब चारपाई में बैठा हुआ था और कुछ खाते हुए मैंने देखा था, तब उसकी माँ को पूछा था तो उन्होंने बताया था कि नंदकिशोर उनके ही घर के मुर्गे का गला मरोड़कर उसको काटने लगा और उसके टुकड़े को खाने लगा। और उन्होंने ये भी बताया कि नंदकिशोर जो है वो शीतल छाया का है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि शीतल छाया जो होती है उनके जिसकी भी शीतल छाया होती है वो नज़र जल्दी लगती है। पंडित जी उस बच्चे के पास आए और उस बच्चे को वहाँ अंदर हुई घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब सब खेल रहे थे तब वह अंदर से किसी की आवाज़ सुनकर अंदर गया था। उसे अंदर एक औरत
अपने बच्चे के साथ बैठी रोती हुई नजर आई थी। उसे देखकर नंदकिशोर काफी हैरान रह गया और उस हाथ पर रोती हुई दिखी और उसे अपने पास बुला रही थी। वह पास जाकर उस बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। तभी वह औरत बहुत जोर से हंसने लगी और उसका बच्चा नंदकिशोर की हाथ में बहुत जोर से काट कर वहां से गायब हो गया और वो बेहोश हो गया। ये सब सुनने के बाद पंडित जी ने सोमवार की सुबह सबको दोबारा आने को कहकर घर जाने के लिए कहा और कहा कि शाम होते ही उसे सुला दिया जाए। सबने हामी भरी और अपने घर को आ गए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी थी। अगली सुबह सोमवार का दिन था। विद्यालय में छुट्टी दे दी गई थी। पंडित जी के कहे अनुसार सब नहाकर उनके पास जाने के लिए तैयार होने लगे। कुछ समय बाद वही पंडित जी एक बुजुर्ग महिला को साथ लिए गांव की ओर आते हुए दिखे। नंदकिशोर के पापा उन लोगों को आते देखकर घबरा गए और उनको अपने घर ले गए। घर पहुंचकर पंडित जी ने नंदकिशोर को बाहर जाकर खेलने को कहा। उसके बाद जाने के बाद नंदकिशोर के पापा को ये सब देखकर रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है पंडित जी, आप यहाँ कैसे आ गए, क्या हुआ है। पंडित जी ने बताना शुरू किया कि कल सबके घर जाने के बाद वो कुछ देर इस सब के बारे में सोच रहे थे कि वही बुजुर्ग महिला उनके पास पहुंची और उनको उस आंगनवाड़ी में रहने वाली उस औरत और उसके बच्चे के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि जब वह 11 साल की थी तब उसके गांव में एक औरत थी, बहुत ही सुंदर और सुशील, कद काठी रंग सब कुछ अच्छा था। उसकी सुंदरता से सभी पुरुष मोहित थे। इतनी आकर्षित करने वाली स्त्री सबको भाती है। अब कौन ना चाहे ऐसी मनमोहनी से बातें करना, लेकिन सबको उसकी एक बात खलती थी कि वो शादीशुदा और साथ में एक बच्चे की माँ थी और एक बार दोबारा 8 महीने की गर्भवती थी। उसके परिवार में वो, उसका पति, उसकी सास, ससुर और उसकी एक बेटी रहते थे। काफ़ी खुशहाल परिवार था। सास ससुर से कोई शिकायत ना, कोई पति से शिकायत। और तो और पूरा परिवार उसे बहू नहीं बेटी मानता था। उसका पति पास के शहर में नौकरी करता था। वह औरत भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके सास ससुर और उसका पति भी यही चाहते थे कि वो भी कुछ करे। एक दिन उसने बताया कि पास के गांव के आंगनवाड़ी में उसे बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया है और बच्चों से लगाव होने की वजह से ये मना नहीं कर पाई और तैयार हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सबने उसके चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें, अफवाह और पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। उसका परिवार वैसे खुश था उसकी बात से, और सरपंच जो था वो भी उससे मोहित था और उसको बुरी नजर से देखता था। ये नौकरी मिलने पर उनके परिवार से ज़्यादा सरपंच खुश था। उसे लगा ये एक अच्छा अवसर है उसके करीब जाने का। वह रोज़ सुबह को निकल जाती और शाम को वापस आती। कभी कभी वह सरपंच भी उसे आंगनवाड़ी छोड़ने के लिए जिद करता, पर वह मना कर देती। सरपंच कभी रास्ते में तो कभी आंगनवाड़ी में उसकी प्रतीक्षा करता, पर वो थी उसकी ओर देखती भी नहीं थी। ये बात सरपंच को बहुत खुश रखती। ऐसे ही चलता रहा और वह दिन भी आ गया जब वह एक छोटे से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। परिवार में और खुशहाली छा गई। सरपंच भी बधाई देने उनके घर पहुंचा। ये बात सबको थोड़ी अजीब लगी, पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो अपने बेटे को साथ लेकर ही आंगनबाड़ी जाने लगी। हर रोज़ की तरह एक दिन भी वह अपने बेटे को साथ में गोद में लिए पैदल जा रही थी कि रास्ते में वह सरपंच दिखा। वह थोड़ी सहमी और आगे बढ़ गई, पर वह जितनी तेजी होती वह सरपंच भी उसके पीछे पीछे चलता जाता। वह आंगनबाड़ी पहुंचकर थोड़ी निश्चिंत हुई थी कि वह सरपंच को सामने देखकर घबरा गई। सरपंच उसे अपने करीब खींचने लगा कि तभी उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए उसे धक्का लगाया और अंदर की ओर भागी। थप्पड़ को अपना पान मानकर
सरपंच ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और आंगनवाड़ी के अंदर जाकर अपने अपमान का बदला लेने उस औरत का वस्त्र उतारने लगा। ये सब देख उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से रोका, पर वह नहीं माना। उसने उस औरत को निर्वस्त्र कर दिया और पूरे गांव में बात फैला दी कि वह औरत उसे विवाह करने को जिद करने लगी और मना करने पर उसने स्वयं को निर्वस्त्र कर लिया। ये सब करने के बाद वह सरपंच गर्व से अपने घर लौट गया। उसे लग रहा था कि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। जब वह अफवाह उस औरत के परिवार तक पहुंची तो सब आंगनबाड़ी जा पहुंचे। वह उनकी बहू की दुर्दशा देख सबको सारी बातें समझ आ गई। उससे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि सबको पता था ये सब उसके साथ किया गया है। उसका पति उसे ढककर अपने घर ले जाने लगा। उसे नवजात शिशु को उसकी दादी ने गोद में उठा लिया और सभी चले गए। उस औरत ने ना किसी से बात की, ना किसी से नजरें मिलाई। सब सच जानने के बावजूद भी उस सरपंच का कोई कुछ नहीं कर सका। वह तब भी आज़ाद और गर्व से रहने लगा। कुछ महीनों बाद वह ठीक हो चुकी थी और एक दिन वह अपने उस बच्चे और अपनी 11 साल की बेटी के साथ आंगनबाड़ी गई। उसको उसके साथ हुई सारी घटना याद आई, जिसे वह रोज़ भुलाने की कोशिश करती थी। कुछ समय हुआ था कि सरपंच आ पहुंचा, लेकिन किसी को भी उसके आंगनबाड़ी जाने का पता नहीं चला। आंगनबाड़ी के भीतर वह औरत अपने बच्चे के साथ थी। तभी उस सरपंच ने आंगनबाड़ी में केरोसिन डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई। भीतर तीनों को इस साजिश की भनक नहीं थी और बाहर आग की लपटें उठने लगी। धीरे धीरे आग आंगनबाड़ी को निकलने लगी। आसपास के गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि तब भीतर से तीनों में से किसी की आवाज़ भी नहीं आई, न चीखने की, न चिल्लाने की, न मदद करने की। उधर उस गांव में सभी उन तीनों माँ बच्चों की खोजबीन करने लगे। उसके पति की भी हालत बिगड़ चुकी थी। हर जगह ढूंढ लेने के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। एक दो दिन बीत जाने के बाद गांव वालों को लगा कि वह अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई होगी। भला इतना अपमान भी सहन कौन करेगा। जैसे जैसे समय बीतता रहा उस घटना को लोग भूलने लगे। कुछ साल बाद उस आंगनबाड़ी में सरपंच को मरी हुई अवस्था में पाया गया। अब ये देखकर सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। सबको ये लगा कि हो ना हो सरपंच ही उन तीनों को आंगनबाड़ी में जलाकर मार डाला, इसलिए अब उसकी आत्मा सरपंच को मारकर अपना बदला ली। तरह तरह की बातें अफवाहें फैलने लगी। इतना कहकर वो बूढ़ी महिला चुप हो गई। अब सबको सब कुछ समझ में आ गया था कि आंगनबाड़ी में कौन थी। भारत के मध्य में बसा एक छोटा सा गांव मलापुर। लोग मानते हैं कि इसका नाम मलापुर एक शैतान के नाम पर रखा गया था। सन 1997 में इसी गांव में एक मला नाम का तांत्रिक रहता था, जो छुपकर गांव के बच्चों की बलि देता था। मगर एक दिन गांव वालों ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया और उसे मारकर ज़मीन में गाड़ दिया। लेकिन वो मरते मरते कह गया था कि वो फिर लौटकर ज़रूर आएगा और फिर से इस गांव के बच्चों की बलि देगा। लोगों ने जहां उसे मारकर दफनाया था, आज वहां पर एक पीपल का पेड़ है और लोग आज भी मानते हैं कि मला कभी भी वापस आ सकता है। आज का दिन गांव के बस अड्डे पर एक बस आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का निकलता है। कुछ देर बाद एक और लड़का उस बस से उतरता है और बस से उतरने के बाद अपनी बाहों को फैलाकर अंगड़ाई लेता है। पहले वाला लड़का उसे देखकर उससे कहता है, अरे जतिन, तुम इसी बस में से थे ना? यार मुझे पता ही नहीं चला। और सुनाओ, कैसे हो? शहर कैसा लगा? और जॉब कैसी है भाई? जतिन कहता है, अरे अनिल भैया, मैं बस में पीछे वाली सीट पर जाकर सो गया था, इसी कारण शायद आप मुझे देख नहीं पाए। और रही शहर की बात, तो शहर इस गांव से तो अच्छा ही है। आप तो जानते ही हो ना, मेरी तो नौकरी भी अच्छी है। आप बताइए। ये कहकर वो अनिल के अगल बगल देखता है और उससे कहता है, अरे नेहा, सॉरी सॉरी,
भाभी को नहीं लेकर आए? अनिल बोलता है, तुझे पता है ना उसके भाई और बाप का, और बच्चों की पढ़ाई के कारण वो शहर में रुक गई। फिर जतिन बोलता है, अरे तो फिर आप क्यों यहाँ आए? आप जानते हो ना आपको यहाँ खतरा है। फिर जतिन मनी मन कहता है, अरे यार, नेहा के चक्कर में तो हम भी थे, मगर वो तेरी किस्मत में थी, हम तो बस अपना हाथ मलते रह गए। अनिल कहता है, हाँ है, पर मेरे सरपंच जी को पहले ही बता दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए गाँव आना चाहता हूँ। सरपंच जी ने मुझसे वादा किया है कि मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तभी एक बूढ़ा और बुढ़िया अनिल के पास भागे चले आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, हमारी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अरे, बच्चे नहीं आए क्या? नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना गांव के हालात। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, गांव के हालात तो पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। जो यहाँ रहता है उसे ही मालूम है, मगर तुम तो अब शहर वाले हो गए हो। अनिल आवाज़ आने की दिशा की ओर देखता है और कहता है, अरे सरपंच जी, आप कैसे हैं? सरपंच करण राव, जो अपने सिद्धांतों के लिए गांव में जाने जाते थे। अरे मैं तो ठीक हूँ, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। कभी इनकी भी परवाह कर लेते। इतने दिनों के बाद तुम गांव आए हो, तुम्हारे माँ बाप की आंखें देखो, कितनी तरस रही हैं तुम्हें देखने के लिए। हमें नहीं लगा था कि तुम वापस लौट के आओगे। तुम्हारा अचानक से यहाँ आने का मकसद मुझे समझ नहीं आया क्या है, पर लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए। अरे कुछ नहीं, बस माँ और बाबा से मिलने चला आया। आपने उन्हें तो समझा दिया है ना? सरपंच ने कहा, हाँ, और कल पंचायत होगी जिसमें हम आमने सामने उनसे बात करेंगे। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत होती है। एक तरफ होता है अनिल और उसके माँ बाप, और दूसरी तरफ होते हैं अनिल की पत्नी का बाप और भाई। अनिल ने कुछ साल पहले गांव की एक लड़की नेहा से भागकर शादी कर ली थी और वहीं पर उसने गांव छोड़ दिया था। वो उस दिन के बाद अब गांव आया था और उसे नेहा के भाई और बाप से जान का खतरा था। इसीलिए उसने पहले ही गांव के सरपंच को इस बारे में इत्तला कर दी थी कि वो गांव में आना चाहता है। और सरपंच करण राव ने अनिल को वादा किया था कि वो नेहा के बाप और भाई से उसकी रक्षा करेगा, और करण राव अपनी ज़ुबान का पक्का था। सरपंच वहाँ बैठा हुआ कहता है, आप सब जानते ही होंगे कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। इतने में नेहा का भाई कहता है, हाँ सरपंच जी, हमें पता है। इस कमीने की जान की खातिर हम उसे लेना चाहते हैं और आप हमें ये करने नहीं देंगे। पर मैं आपको बता दूं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर जब बात हमारी इज़्ज़त पर आए तो मैं ये परवाह नहीं करता कि सामने कौन है। तभी नेहा के पिता नेहा के भाई अमित से कहता है, अमित, आवाज़ नीचे, ये पंचायत है और हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अमित कहता है, पिताजी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैं आज तक आपके कारण चुप था। हम इसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये यहाँ आया क्यों? इसे पता है ना कि जब भी मैं इसका चेहरा देखता हूँ तो मैं बस इसे मारना चाहता हूँ। सरपंच कहते हैं, खामोश अमित, तुम इसे छू भी नहीं सकते जब तक मैं यहाँ हूँ। अनिल को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और अनिल, तुम यहाँ कितने दिनों तक रहोगे? अनिल कहता है, बस 3 दिन। सरपंच कहते हैं, 3 दिन? 3 दिन तो 3 दिन समझे, और जितना हो सके तुम अमित के सामने नहीं जाओगे। और अमित, अपने गुस्से को खेतों में लगाओ, वो बर्बादी नहीं आमदनी देगा। यही है मेरा फैसला। सरपंच अमित के पिता को कहता है, अपने बेटे को काबू में रखो, नहीं तो तुम इसका अंजाम जानते हो ना कुंवरपाल। इस घटना के बाद अब सीधा अनिल की गांव में आखिरी रात होती है। आज गांव में रात को एक नाचने वाली का प्रोग्राम है, जिसे देखने के लिए सभी गांव के
बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक वहाँ पर आए हुए हैं। अनिल भी वहाँ मौजूद है और अमित भी। लेकिन जब अमित अनिल को वहाँ देखता है तो गुस्से में आकर वो वहाँ से चला जाता है। अनिल के पास जतिन आता है और शराब की बोतल दिखाकर कहता है, अरे अनिल भैया, क्या ख्याल है? अरे नहीं यार, सुबह जल्दी उठकर शहर जाना है। अरे भैया, आज आपकी आखिरी रात है, पी लो ना आप, कब कब हमारे साथ पीते हैं। अनिल कहता है, आखिरी रात? जतिन कहता है, अरे हाँ, गांव में आखिरी रात। फिर जतिन के बार बार कहने पर अनिल मान ही जाता है और शराब पीने लगता है। वो इतनी शराब पी लेता है कि उसे सब घूमता हुआ दिखाई देता है और उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। और वो नाचने वाली के पास नाचते नाचते पहुंच जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। वहीं पर उस नाचने वाली का एक आशिक भी होता है जिसका नाम होता है कुणाल। इस बात को लेकर कुणाल और अनिल की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन लोग उन्हें छुड़ा देते हैं। फिर अनिल को जतिन कहता है, भैया, अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ये कुणाल बहुत खतरनाक आदमी है, ये अभी कुछ दिन पहले ही जेल से लौटा है। चलो मैं आपको घर तक छोड़ कर आता हूँ। अनिल कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी इतने नशे नहीं हुए हैं, मैं घर तक चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तू यहीं रहकर देख इस नचनिया का डांस। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जतिन वहीं पर डांस देखने लगता है। अनिल लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जा रहा था। वो उसी पीपल के पेड़ के पास पहुँचता है और वहाँ पेशाब करने लगता है और पीपल की ओर देखकर कहता है, ओह सॉरी मला जी, मैं तो भूल गया था कि ये तो आपकी समाधि है। सॉरी, फिर से कल आकर साफ कर दूंगा। चल। वो हंसते हुए कहता है, इसे ये नहीं पता कि मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। और हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखता है, मगर उसकी आंखों में नशे के कारण धुंधलापन छाया हुआ था। उसे बस एक काला साया दिखाई देता है। वो उसे कहता है, अरे कौन हो भाई? कि तभी वो काला साया जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो अनिल की छाती पर उस कुल्हाड़ी से वार करता है। अनिल की चीख इतनी तेज होती है कि आसपास के घरों में लोगों को वो सुनाई पड़ती है और लोग बाहर आकर देखते हैं कि सरपंच का भाई रामदेव एक कुल्हाड़ी लिए खड़ा है और अनिल की लाश खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी है। ये देखकर गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अनिल के माँ बाप भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अनिल से लिपट कर रोने लगते हैं। सरपंच वहाँ पर आता है और देखता है कि अनिल मरा पड़ा है और उसका छोटा भाई कुड़ाली लिए वहाँ खड़ा है। तुमने ये क्या किया रामदेव? रामदेव कहता है, नहीं भाई साहब, मैं तो यहाँ से जा रहा था और मुझे एक चीख सुनाई दी और यहाँ आकर देखा तो एक काला साया अनिल के पास खड़ा था। मैं उसके पीछे भागा और ज़मीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारने ही वाला था कि वो अंधेरे में कहीं खो गया। और तभी गांव के लोग यहाँ आ गए और मुझ पर शक की नज़र से देखने लगे। अगर मैं ही खूनी होता तो मैं यहाँ क्यों खड़ा रहता? मैं भाग भी तो सकता था। तभी वहाँ पुलिस आती है और वो आकर रामदेव को पकड़ती है और गांव वालों से अनिल के मर्डर की पूरी जानकारी लेती है। इंस्पेक्टर और कोई नहीं, सरपंच के बेटे का दोस्त अक्षय था। वो सरपंच के पास आता है और कहता है, अंकल, हम असली मुजरिम को पकड़ लेंगे। अगर रामदेव अगर निर्दोष है तो हम उसे छोड़ देंगे ना। दरअसल अक्षय भी घबरा रहा होता है, लेकिन सरपंच कहता है, अक्षय, मैंने अनिल और इसके घर वालों से वादा किया था कि इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मगर मेरा वादा टूट चुका है। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। अक्षय कहता है, ठीक है अंकल, पर आप ये बात सोलंकी तक मत जाने देना, नहीं तो वो यहाँ कर खून खराबा कर देगा। प्लीज़ अंकल, हम जल्दी केस सॉल्व कर देंगे। तभी एक बुढ़िया पीपल की ओर इशारा करके कहती है, देखो पेड़ पर कुछ लिखा हुआ है। सभी उसकी तरफ देखते हैं और उस ओर देखने के बाद सभी चौंक जाते हैं।
पेड़ पर लिखा था, मला वापस आ गया है और वो 3 बलि लेकर ही जाएगा। ये देखकर सरपंच मन ही मन कहता है, अब तो सोलंकी को बुलाना ही पड़ेगा। शहर की एक यूनिवर्सिटी में सरपंच का बेटा सोलंकी, जो पेशे से एक प्राइवेट जासूस है, एक सभा को संबोधित कर रहा था। उससे एक लड़का पूछता है कि इतनी कम उम्र में वो इतने बड़े बड़े केस कैसे सॉल्व कर लेता है। सोलंकी कहता है, इंसान की काबिलियत उसकी उम्र देखकर नहीं करनी चाहिए। दुनिया में वही लोग काबिल होते हैं जो अपने फील्ड में पूरा जान लगाकर काम करते हैं, और मैं मेरे फील्ड में जान के साथ साथ दिमाग भी लगाता हूँ। लड़का कहता है, आप अपने केस को किस नज़र से देखते हैं और कैसे सुलझाते हैं? सोलंकी कहता है, मैं हमेशा जुर्म को वहाँ से देखता हूँ जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। जैसे मान लो तुमने किसी को मारा, पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो गए? पैसे के लिए, बदले के लिए, किसी लड़की के लिए? क्या तुम कोई साइको किलर हो? इनसे अलग भी एक पहलू होता है। क्या मरने वाला इसी लायक था? कई बार हम दूसरों के दर्द को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, और जो वो चाहते हैं वो काम हम खुद कर देते हैं। तभी सोलंकी का असिस्टेंट रामू उसके पास आता है और कहता है, सर, आपके पिताजी का फ़ोन है। वो कह रहे हैं बहुत ज़रूरी काम है, आपको भी उनसे बात करनी होगी। सोलंकी शहर में अपने मामा के घर ही रहता है। बचपन में जब उसकी माँ गुजर गई थी तो उसने शहर को चुना और मामा के घर रहने लगा। वो अपने पिता से बात तो करता था, मगर उसे गांव में बहुत साल हो गए थे। हेलो पिताजी, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, गांव में किसी का खून हो गया है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है पिताजी? आपने पुलिस को जानकारी दी? अक्षय भी तो वहीं है, आप उसे खबर करो। बेटा, खून कल हुआ था, सब काम हो गया है, अक्षय केस सॉल्व कर रहा है। अरे पापा, तो फिर क्या दिक्कत है? आप चिंता मत करो, खूनी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। बेटा, खूनी को पुलिस ने पकड़ लिया है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारे चाचा रामदेव हैं। क्या? चाचा जी खून खू चाचा जी खून करेंगे? किसका? अरे बेटा, तुम उसे जानते हो। जितने कुछ साल पहले गांव की एक लड़की, याद है तुम्हें, नेहा को भगा कर ले गया था, अनिल नाम का एक लड़का। सोलंकी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, आपने मुझे बताया था। पर रामदेव चाचा की उससे क्या दुश्मनी? रामदेव चाचा ने उसका खून क्यों करा? पता नहीं बेटा, ये रामदेव ये क्यों कर रहा है। उसने खून क्यों करा मेरी समझ में नहीं आया, मगर सारे सबूत उसी को खूनी बता रहे हैं। एक और बात, उस दिन हमने पीपल के पेड़ पर यह भी लिखा हुआ पाया कि 3 लोग मरने वाले हैं। मैंने अनिल से वादा किया था कि जब तक गांव में रहेगा मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मगर मेरा ये वादा टूट गया। अनिल के माँ बाप मुझे कह तो नहीं रहे, पर उनकी आंखों में मैं अपने आप को मुजरिम देखता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं कल गांव में आता हूँ। अगले दिन सोलंकी और रामू गांव में आते हैं। वो सीधे उसी जगह पर जाते हैं जहां अनिल का खून हुआ था। सोलंकी अपनी नज़रों से उस जगह पर खून कैसे हुआ ये सोचता है कि उसकी नज़र उस पेड़ पर खून से लिखे शब्दों पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर देखता है कि खून किसी आदमी का है या किसी जानवर का। रामू से पढ़ता है, मला वापस आ गया है और वो 3 बलि लेकर जाएगा। रामू कहता है, सर ये मला कौन है? सोलंकी बताता है, अरे यार रामू, मला एक तांत्रिक था जो मनुष्यों की बलि देता था। लोग मानते हैं कि वो एक दिन फिर से आएगा। रामू कहता है, इसका मतलब यह है कि वो आ चुका है? सर, मुझे जगह ठीक नहीं लग रही, चलो यहाँ से चलते हैं। सोलंकी कहता है, अरे यार रामू,
तू इतना डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। मला सिर्फ इंसानों की बलि देता है। तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ, तुम इंसान ही हो। पर पर तू एक ऐसा इंसान है जो मला की बलि को भी खराब कर सकता है। वो हंसते हुए रामू को कहता है, चलो, पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो अचानक एक बुढ़िया उसके पास आती है और हंसते हुए कहती है, तुम मला की बलि को नहीं टाल सकते। मौत का खेल शुरू हो चुका है। मला की वापसी हो चुकी है। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उस बुढ़िया को देखकर रामू बहुत डर जाता है। उसे देखकर सोलंकी उससे कहता है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने साथ रखा ही क्यों है। तुम डरते हो, तुम्हें देखकर मैं डरता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से सीधा सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच सोलंकी को देखता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम मुझे बता देते मैं तुम्हें लेने आ जाता। कोई बात नहीं पिताजी, हम आ तो गए हैं। इससे मिलिए, ये है मेरा असिस्टेंट रामू। नमस्ते अंकल जी। हाँ हाँ, जीते रहो बेटा। चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। कुछ देर बाद सरपंच, सोलंकी और रामू डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। सोलंकी कहता है, तो पिताजी, ये अनिल शहर से आया क्यों? सरपंच बताते हैं, बस ऐसे ही उसके माँ बाप कुछ बीमार थे तो मिलने चला आया। अच्छा, और उसकी बीवी? हाँ, वो भी गांव आ चुकी है। अब वो अपने पिता के घर पर है। अच्छा, क्या चाचा जी की इससे कोई दुश्मनी थी? नहीं तो फिर पिताजी चाचा इस अपराध में कैसे घुस गए? सरपंच ने बताया, वो कह तो रहा है कि वो निर्दोष है। तभी अक्षय वहां आता है और कहता है, वो तो कह रहे हैं वो निर्दोष है, पर सबूत उनके खिलाफ है अंकल। अरे अक्षय, कैसे हो तुम? आओ खाना खाओ, सोलंकी कहता है। तभी अक्षय कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर अब तक ये तुम जानते ही हो। क्या पता तुम हमें कब गलत ठहरा दो। मैं गलत को गलत और सही को सही कहता हूँ। वो अगले की पोजीशन तय करती है कि वो कहाँ खड़ा है, गलत के कटघरे में या सही के। वैसे तुम्हें क्या लगता है अक्षय, चाचा जी कर सकते हैं? पर्सनली नहीं, पर कानूनी तौर पर सभी सबूत उनके खिलाफ हैं यार। पेड़ पर लिखे शब्दों के पास भी रामदेव चाचा के हाथों के निशान हैं, जो अनिल के खून के लिखे हुए थे। तभी अक्षय भी की सोच में पड़ जाता है। तभी सोलंकी कहता है, मुझे रामदेव चाचा और अनिल के घर वालों के साथ बात करनी चाहिए। अक्षय कहता है, कोई बात नहीं, तुम पूरी तहकीकात कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। पर सोलंकी ध्यान से, कहीं हम इसे मामूली केस समझे, और क्या पता ये हमारी सोच से परे हो, कहीं मला की बात सच हो। सोलंकी कहता है, अरे यार, तू भी इन बातों पर विश्वास करता है? तभी रामू कहता है, सर अब तो आप मान लो कि यहाँ भूत है, अब तो पुलिस भी कह रही है। अगले दिन सोलंकी अनिल के घर जाता है, जहाँ अनिल के माँ बाप मौजूद थे। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हो, मैं सरपंच जी का बेटा सोलंकी हूँ। अनिल के माँ बाप उससे कहते हैं, कैसे पहचाने बेटा, तुम इतने दिनों के बाद गांव वापस लौटे हो। मेरा बेटा भी लौटा था, मगर हमें क्या पता था कि उसकी वापसी उसकी मौत बन जाएगी। ये सब उस नेहा की वजह से हुआ है। सोलंकी कहता है, अरे अरे, इसमें नेहा की क्या गलती? नेहा तो अनिल की पत्नी है ना। हाँ बेटा, हम जानते हैं ये खून तुम्हारे चाचा ने नहीं, हम बल्कि नेहा के भाई ने किया है। खून होने से एक दिन पहले ही नेहा का भाई अनिल के साथ झगड़ा किया था और उसने पूरे गांव के सामने अनिल को मारने की धमकी भी दी थी। तभी वहाँ पर जतिन आता है और वो अनिल के माँ बाप से मिलता है और सोलंकी को कहता है, अरे तुम तो सरपंच के बेटे हो ना? हाँ, तुम? जतिन अपना परिचय सोलंकी को देता है
चाचा चाची कह रहे हैं कि नेहा का भाई अनिल से झगड़ा करा था, लेकिन खून की रात में वो मेरे साथ था और उसका नाचने वाली की आशिक कुणाल के साथ झगड़ा हो गया था। और कुणाल पहले भी खून कर चुका है, खूनी वो भी तो हो सकता है। अब सोलंकी के शक के दायरे में 3 लोग आ चुके थे। पहला उसके चाचा, दूसरा नेहा का भाई और तीसरा कुणाल। कुछ देर बाद सोलंकी और रामू नेहा के घर आते हैं और नेहा के पिता से मिलते हैं। मैं सरपंच का बेटा हूँ और एक जासूस भी। मैं यहाँ नेहा से अनिल के खून के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नेहा के पिता कहते हैं, बेटा वो भी सदमे में है, जैसे ही सदमे से बाहर आती है मैं तुम्हारी उससे बात कराता हूँ। उसके बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सोलंकी कहता है, अंकल बस एक बार उससे कहो कि ये वक्त रोने का नहीं है, हिम्मत करे और हिम्मत से काम लेकर खूनी को सजा दिलवाने में मेरी मदद करे। खूनी? खूनी तो तुम्हारे चाचा हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ ये तो पता है, पर आपको ये भी पता होगा कि खून होने से एक दिन पहले आपके बेटे ने अनिल को मारने की धमकी भी दी थी। ये सुनकर नेहा के पिता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो सोलंकी की ओर देखते हैं, जब उठ चुका था और जाने वाला था, कि तभी नेहा वहाँ आती है और कहती है, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। सोलंकी कहता है, देखो नेहा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है। तुम हिम्मत रखो और मुझे असली खूनी तक पहुँचने में मेरी मदद करो। अनिल के बारे में सारी बातें बताओ ताकि मैं इस केस को बंद कर सकूं और असली मुजरिम तक पहुंच सकूं। नेहा कहती है, अनिल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोस्त थे, मगर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और भैया इसके खिलाफ थे, तो हमने भागकर शादी कर ली और शहर में रहने लगे। हमारे 2 बच्चे हुए, मगर धीरे धीरे अनिल बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा और बात बात पर गुस्सा होने लगा और मुझे पीटने भी लगा। मैंने कई बार सोचा कि मैं ये बात पिताजी और भाई को बताऊं, मगर किस मुंह से। फिर मैंने ये बात अनिल के पिताजी और माँ को बताई, तो उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराया और कहा कि उसकी इस हाल में जो भी है वो मैं ज़िम्मेदार हूँ। फिर ये बात पिताजी और मेरे भाई को पता चली, तो उन्होंने कहा मैं अनिल को छोड़ दूँ, मगर मैं अनिल से प्यार करती थी, उसे कैसे छोड़ सकती थी। फिर एक दिन सरपंच जी का फ़ोन आया कि अनिल, तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं, तुम एक बार आकर उनसे मिल लो। आगे आप जानते ही हैं कि मैं शहर में थी और अनिल का खून गांव में हुआ। सोलंकी कहता है, नेहा तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई ये कर सकता है? नेहा ने बताया, नहीं, वो ऊपर से कठोर है, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत दयालु है। वो अनिल से इसलिए गुस्सा नहीं था कि उसने मुझसे शादी की, वो तो इस बात से नाराज़ था कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। फिर भी मेरे भाई से पूछताछ कर सकते हो आप, अगर उसने ये सब किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मगर आपके चाचा वहाँ पाए गए थे, जिनका हमसे कोई वास्ता भी नहीं था। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ मांग रही हूँ कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। चिंता मत करो नेहा, ये मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अब भी मेरा शक चाचा जी और तुम्हारे भाई पर है, लेकिन एक और कड़ी इस केस में जुड़ी है और वो है कुणाल। नेहा कहती है, ये कुणाल कौन है? सोलंकी बताता है, जतिन ने मुझे बताया कि उस रात अनिल की नाचने वाली के आशिक कुणाल के साथ कुछ झगड़ा हुआ था और कुणाल एक पेशेवर मुजरिम है जो पहले भी खून कर चुका है। नेहा कहती है, जतिन वो भी गांव में है? हाँ वो भी गांव में है, वो भी तो खूनी हो सकता है। सोलंकी चौंकते हुए कहता है, वो कैसे? नेहा कहती है, जब मैं और अनिल कॉलेज में पढ़ते थे तब जतिन भी उसी कॉलेज में था और वो मेरे पीछे था।
वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन ये बात अनिल नहीं जानता था। फिर मैंने और अनिल ने शादी कर ली और शहर में रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों पहले वो मुझसे शहर में मिला। मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए वही पागलपन देखा जो कॉलेज के दिनों में था। मैंने कभी भी अनिल को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो मुझ पर ही शक करता। सोलंकी कहता है, अच्छा, तो जतिन भी इस कहानी का एक पात्र है जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। तभी सोलंकी के पास अक्षय का फ़ोन आता है और वो कहता है, सोलंकी, रामदेव चाचा ने खून कबूल कर लिया। क्या? सोलंकी और राजू अक्षय के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और सोलंकी अपने चाचा से बात करने की कोशिश करता है कि ये खून सच में उन्होंने किया है या नहीं। मगर रामदेव सोलंकी की किसी बात का जवाब नहीं देता और सोलंकी की ओर पीट करके खड़ा रहता है। सोलंकी कहता है, चाचा जी, मुझे कुछ बताओ कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। रामदेव बताता है, जो हुआ सब ठीक हुआ, तुम शहर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अक्षय कहता है, सोलंकी, कल कोर्ट रामदेव चाचा को सज़ा सुनाएगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सोलंकी कहता है, तुम नहीं कर सकते, मगर मैं कर सकता हूँ। अभी ये कहानी बस शुरू ही हुई है। अक्षय कहता है, काश मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता। सोलंकी कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं, तुम बस अपना काम करो और मैं अपना। और सोलंकी वहाँ से चला जाता है। जब सोलंकी और रामू वहाँ से जा रहे होते हैं, तब सोलंकी को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सोलंकी कहता है, रामू, शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है। रामू कहता है, मुझे डर लग रहा है सर। सोलंकी पीछे मुड़कर देखता है कि कोई आदमी जिसने कंबल ओढ़ रखा है उनकी ओर आ रहा होता है। रामू उसे और पास आते देख और ज़्यादा डर जाता है। सोलंकी कहता है, कौन हो तुम जो हमारा पीछा कर रहे हो। फिर वो शख्स कंबल हटाता है और कहता है, बेटा, मैं हूँ नेहा के पिता का नौकर। सोलंकी कहता है, आप आप हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। नौकर बताता है, आप जब वहाँ पर घर पर आए थे और अनिल के खून के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तब मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था और मुझे आपको कुछ बताना है जो मालिक ने आपको नहीं बताया। उस रात मुझे कुछ और सुनाई दिया और मैंने बाहर आकर देखा कि नेहा के भाई के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो बाहर जा रहा था और मालिक उसे रोक रहे थे, मगर वो नहीं रुका और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो बहुत डरा हुआ घर वापस आया और मालिक ने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और उसने कुछ देर बाद हिम्मत करके बोला, अनिल को मार दिया। मालिक ने पूछा, किसने। तो वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, वो वापस आ गया है और कोई नहीं बचेगा। पर मालिक ने अपने बेटे को पता नहीं कहाँ भेज दिया। सोलंकी उनसे कहता है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद, और कोई भी बात अगर उसके बारे में पता चले, यानी उस खून के बारे में पता चले, तो मुझे ज़रूर बताना। अब सोलंकी अपने घर पर पहुंचकर सारी कड़ियों को जोड़ने का काम कर रहा था। तभी उसके पिता वहां आते हैं और कहते हैं, बेटा, अब कोई फ़ायदा नहीं है, रामदेव ने सब मान लिया है। मैं अभी उससे बात करके आया हूँ, कल उसे सज़ा हो जाएगी, सब खत्म हो गया है। रामदेव ने हर वक्त मेरा साथ दिया, मगर मैं उसका साथ नहीं दे पाया। सोलंकी कहता है, अगर चाचा जी मुजरिम हैं तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्या आपको बताया कि अनिल को क्यों मारा। हाँ हाँ, वो बोला कि उससे उसकी कुछ अनसुनी हो गई थी और गुस्से में आकर ये सब हो गया। सोलंकी कहता है, चाचा झूठ बोल रहे हैं, पर क्यों, यह भी पता लगाना बाकी है। सरपंच कहता है, तो तुम किसे खूनी मानते हो। सोलंकी कहता है, चाचा जी के साथ साथ 3 लोग और हैं जो खूनी हो सकते हैं। पहला, नेहा का भाई, जिससे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। दूसरा, जतिन। और तीसरा, कुणाल। अगले दिन शहर में कोर्ट रामदेव को 10 साल की सज़ा सुनाती है।
सोलंकी, रामू और उसके पिता घर वापस आते हैं। रामू कहता है, सर, क्या हमें अपना काम जारी रखना चाहिए? सोलंकी कहता है, रामू, तुमने अब तक मेरे साथ रहकर क्या सीखा है? मुझे तुमने ऐसा करता देखा था कि तुम मेरे पास कुछ सीखने चले आए। रामू ने कहा, आप कभी भी हार नहीं मानते। सोलंकी ने कहा, तो तुमने अब क्यों सोच लिया कि मैंने हार मान ली? शहर में अब तुम पिताजी के साथ थे, तब मैं नेहा के भाई से मिलने गया था। रामू ने कहा, नेहा के भाई? उसका आपको कैसे पता चला? सोलंकी ने कहा, नेहा के पिता ने खुद मुझे दिया। नेहा का भाई शहर के एक पागल खाने में है, जो दिन ब दिन पागल हो रहा है। मैंने उससे कुछ बातें की, मगर उसकी बातें सुनकर कोई भी व्यक्ति उसे पागल ही कहेगा, लेकिन वो पागल नहीं है, बस वो डरा है। उसने मुझे बताया कि वहाँ 3 लोग थे जिन्होंने अनिल को मारा है, पर मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाया, पर उन्होंने मुझे देख लिया है। वो मुझे भी मार डालेंगे। रामू ने कहा, 3? इसका क्या मतलब है सर? क्या खूनी 3 लोग हैं? सोलंकी ने कहा, ये तो अब हमें पता करना ही होगा कि वो 3 लोग हैं या ये कोई माया जाल है। हमें सबसे पहले जतिन से बात करनी होगी। रामू, तुम पिताजी के साथ रहो, मैं जतिन से बात करके आता हूँ। सोलंकी जतिन के घर जा रहा होता है कि उसे रास्ते में जतिन के माता पिता दिखाई देते हैं। सोलंकी उनसे कहता है, चाचा चाची, आप जतिन के माता पिता हैं ना? वो उससे कहते हैं, हाँ हाँ, क्या बात है बेटा? सोलंकी कहता है, कुछ नहीं चाचा जी, बस मैं उससे मिलना चाहता था। जतिन के माता पिता सोलंकी को बताते हैं, बेटा तुम बेफिक्र जाओ, जतिन घर पर ही है। सोलंकी जतिन के घर पहुंचता है, तभी उसे चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर अंदर जाता है और देखता है जतिन, जिसके दोनों हाथ रस्सियों से बंधे थे और वो खून से लथपथ था और एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसकी छाती पर किसी ने 2 नंबर लिखा हुआ था, वो भी चाकू से, और उसका गला कटा हुआ था। सोलंकी उसकी नब्ज चेक करता है, वो मर चुका था। सोलंकी कुछ आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाला होता है कि उसके सिर में कोई चीज़ जोर से लगती है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तब वो अपने घर पर होता है और उसके पास उसके पिताजी रामू और अक्षय होते हैं। मैं यहाँ? हाँ सोलंकी, तुम यहाँ? मैं यहाँ कैसे आया? जब जतिन के माता पिता वापस घर आए तो उन्होंने हमारे खंबर की। सोलंकी ने कहा, जतिन? अक्षय ने कहा, उसे किसी तेज़दार हथियार से मारा गया है और वो हथियार तुम्हारे हाथ में मिला है। सोलंकी सोलंकी ये सुनकर चौंक जाता है और देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। अक्षय ने कहा, सॉरी सोलंकी, हमें ये करना पड़ा। सोलंकी अक्षय की ओर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जानते हो ये मैंने नहीं किया। अक्षय कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तभी वहाँ पर सोलंकी के मामा आते हैं और सोलंकी से मिलते हैं। मामा जी, आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे पता चलते ही कि तुम पर हमला हुआ है, मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने चला आया। सोलंकी ने कहा, पर आपको किसने बताया? सरपंच ने कहा, मैंने। जब अक्षय ने मुझे बताया कि जतिन के खून के इल्ज़ाम में तुम पर केस है, तो मैं अंदर से टूट गया। ये सब पता नहीं क्या हो रहा है हमारे परिवार के लोगों के ऊपर। सारे के सारे झूठे केस हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैंने तुम्हारे मामा जी को यहाँ बुलाया, क्योंकि ये वकील हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई और बेटा मुझसे दूर हो जाए। और ये कहकर सरपंच रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अक्षय कहता है, सोलंकी, हमें बताओ वहाँ हुआ क्या था? फिर सोलंकी अक्षय को सारी बात बताता है और कहता है, वो खूनी मुझे फंसाकर ये समझता है कि वो बच गया है,
पर मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे मैं उसके और करीब पहुंच गया। सोलंकी का मामा सोलंकी से कहता है, सोलंकी, तुम्हें जेल के अंदर रहकर ही ये पता लगाना होगा कि ये खून किसने किया है। तुम्हारे पिताजी की आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। उसने जो तुम्हारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। अपने दिमाग को दौड़ाओ, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सोलंकी रामू से कहता है, रामू, अब तुम्हें इस केस पर काम करना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द एक और खून होने वाला है। रामू कहता है, मुझे क्या करना होगा सर? सोलंकी कहता है, तुम कुणाल से मिलो। अक्षय कहता है, सोलंकी, अब तुम्हें जेल में रहना होगा। तभी मामा कहते हैं, अक्षय, कुछ देर और, इसे चोट लगी है। सोलंकी कहता है, नहीं मामा जी, मैं कानून कानून का पालन करता हूँ, मुझे जाना होगा। फिर अक्षय सोलंकी को पुलिस स्टेशन में ले जाता है। सोलंकी पुलिस स्टेशन में सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, कहीं कोई हमारे परिवार को फंसाना तो नहीं चाहता। लेकिन आखिर क्यों? रामदेव चाचा ने तो मैं जरूर कबूला है। पहले मरने वाला अनिल, दूसरा मरने वाला जतिन, तीसरा कौन हो सकता है? दोनों शहर से गांव आए, इसका मतलब तीसरा वो है जो शहर से गांव आया है। सोलंकी आवाज़ देता है, कोई है यहाँ पर? एक हवलदार भागा हुआ वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ सर? अक्षय कहाँ है? हवलदार कहता है, वो तो बाहर गए हैं। सोलंकी कहता है, मुझे बाहर निकालो। हवलदार कहता है, नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। सोलंकी कहता है, यार समझा करो, अक्षय की जान खतरे में है। सन 1997 एक गांव में मला नाम का तांत्रिक अपनी गुफा में एक औरत के साथ था। मला उसे कहता है, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे पति को पता चल जाएगा। औरत उससे कहती है, उसे तो कब का पता चल चुका है, उसे पता था कि वो मारा जाएगा, और यही हुआ। मैं भी तो एक समा हूँ। और ये जानते हुए भी वो चुप रहा, क्योंकि उसे पता है कि लोगों को जब ये पता चलेगा तो उसकी इज्जत पूरी तरह धचिया धचिया उड़ जाएगी। और अब तो तुम्हारी दूसरी निशानी भी आने वाली है। मला कहता है, दूसरी? औरत बताती है, हाँ दूसरी। ये सुनकर मला उस औरत को जाने के लिए कहता है और कहता है कि हमें एक बच्चे की बलि देनी होगी, जिससे हमारा हर वरदान सलामत रहेगा। फिर अगले दिन मला एक घर से बच्चा उठाता है, और वह जब उसे लेकर जा रहा होता है तो उसे एक औरत देख लेती है और गांव वालों को बता देती है। गांव वाले पुलिस को बुला लेते हैं और मला की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। मला की गुफा। मला उस बच्चे के सर पर खून लगाता है और कहता है, बच्चे, अब तुम्हारा खून मेरा हुआ, जिसे मुझसे भगवान भी नहीं छीन सकता। और वो उस बच्चे की बलि देने ही वाला होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ आता है और उसे गोली मार देता है। मला जख्मी होकर ज़मीन पर तड़पने लगता है। सभी गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे घसीटते हुए गांव में ले आते हैं। इंस्पेक्टर गांव के लोगों से पूछता है, हमें इस दरिंदे के साथ क्या करना चाहिए? सभी गांव वाले कहते हैं, इसे यहीं सबके सामने मौत देनी चाहिए। फिर मला के पास उस बच्चे की माँ जाती है जिसकी वो बलि देने वाला था। वो उसे कहती है, तुम्हारे जैसे दरिंदे को मारकर कुत्ते को खिला देना चाहिए। तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आई, एक मासूम से बच्चे को मारने चले थे। तुम क्या समझो, बच्चे को प्यार तुम्हारे जैसों को वो मिलना भी नहीं चाहिए। मला कहता है, ना समझ औरत, मला की बलि को तो भगवान भी नहीं छीन सकता, तो तू करना क्या चीज़ है? ये सुनकर वो औरत उसके मुंह पर थूकती है और जाने लगती है कि मला उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इंस्पेक्टर फिर से उसे गोली मारता है जो सीधे उसके सर में लगती है और वो मर जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि हम इसे अपने शमशान घाट में नहीं जलाएंगे। फिर इंस्पेक्टर कहता है, इसकी आत्मा में शैतान था जो मर चुका है, हमें इसके शरीर को यहीं ज़मीन में गाड़ देना चाहिए
और गांव वाले वहीं उसे गाड़ देते हैं। सब उस पर थूक रहे थे, पर वहाँ खड़ी एक औरत की आंखों में गुस्सा और बदला था, जो उसे इस गांव में से लेना था। रात हो चुकी थी। हवलदार अक्षय को फ़ोन करता है और कहता है, सर, सोलंकी ये कह रहा है कि आपकी जान खतरा है। अक्षय कहता है, उस सोलंकी को फ़ोन दो और मेरी बात कराओ। फिर हवलदार अक्षय की बात सोलंकी से करवाता है। अक्षय सोलंकी से बात करके ये कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो और खूनी नहीं, मैं नहीं मानता। तुम किस सबूत के तौर पर उन्हें खूनी कह रहे हो? और वो मुझे क्यों मारेंगे? सोलंकी कहता है, मेरे पास सबूत है। अक्षय, पहला पहला अनिल, जो शहर से गांव में आया, उसका खून हुआ। दूसरा जतिन, वो भी शहर से गांव में आया और मारा गया। तीसरे तुम, जो उनसे कुछ दिन पहले ही गांव में आए हो, उसका अगला शिकार तुम हो। अक्षय, तुम हो। तभी फ़ोन कट जाता है। हेलो अक्षय, हेलो। सोलंकी हवलदार से कहता है, जल्दी जाओ, अक्षय को बचाओ। सभी हवलदार अक्षय को बचाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। अब चौकी में बस एक हवलदार बचा था। कुछ देर बाद सोलंकी लॉकअप में आंखें बंद करके बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा था कि तभी पुलिस स्टेशन की लाइट बढ़ जाती है और उसे हवलदार की चीखने की आवाज़ आती है। सोलंकी उसे सुनकर अपनी आंखें खोलता है। वो जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहता है। वो अपने कानों से सब महसूस कर रहा था कि कोई चौकी में घुस चुका है। किसी के पैर की आवाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर एक आदमी, जिसने एक काला कंबल ओढ़ रखा था, अपना चेहरा भी उससे छुपा रहा था। उसके हाथों में कुल्हाड़ी थी। सोलंकी के लॉकअप के सामने आ चुका था। वो उसका लॉकअप खोलता है और सोलंकी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। सोलंकी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और कहता है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था पिताजी। मैं जान चुका था कि वो तीसरा शिकार अक्षय नहीं, मैं हूँ। पर क्यों? फिर सरपंच अपने ऊपर से कंबल हटाता है और कहता है, अब तुम जाम ही नहीं गए हो तो ये पर्दा क्यों करना? सोलंकी उनसे कहता है, आप अपने बेटे को ही क्यों मारना चाहते हो? सरपंच कहता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो और ना मैं तुम्हारा बाप। तुम्हारे नाम के पीछे बस मेरा सरनेम लगा है। सोलंकी कहता है, मैं जान चुका था पिताजी, बस आपके मुंह से सुनना चाहता था। तभी पुलिस स्टेशन में लाइट आ जाती है और सोलंकी का मामा पिस्तौल लेकर सरपंच के पीछे खड़ा था। सोलंकी का मामा उससे कहता है, कुल्हाड़ी फेंक दो आप, अब आपका पर्दाफाश हो चुका है। ये सब देखकर सरपंच कुल्हाड़ी से सोलंकी पर हमला करता है, मगर सोलंकी का मामा सरपंच को गोली मार देता है और उसके हाथ में लगती है। वो ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वहाँ अक्षय और दूसरे पुलिसकर्मी भी आ जाते हैं और सरपंच को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। अक्षय कहता है, अंकल आप? तो सोलंकी सही था। उसने कुछ देर पहले ही मुझे ये सब बताया था, लेकिन मुझे इन सब पे भरोसा नहीं हुआ। आप ये सब क्यों कर रहे हो? फिर वो सरपंच को एक कुर्सी पर बिठाते हैं और सोलंकी उसे कहता है, हम सब जानना चाहते हैं। फिर सरपंच सब कुछ बताता है। पिताजी की मृत्यु हुए 5 साल हो चुके थे। मैं जब 20 साल का हुआ तब मेरे जन्मदिन की रात को पार्टी थी। मेरी माँ ने मुझे और रामदेव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं तुम दोनों को जो बताने वाली हूँ वही तुम्हारी तकदीर है। तुम जिसे अपना पिता समझते थे वो तुम्हारे पिता नहीं थे। सरपंच कहता है, क्या? ये आप क्या कह रही हो? माँ ने कहा, यही सच है बेटा, तुम्हारे असली पिता थे मल्लाह। वो मल्लाह जिस पर लोग थूकते हैं वो हमारे पिता थे? ये नहीं हो सकता। तुम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते, और रहा उसके ऊपर लोगों का थूकना, तो वो सब तुम्हारे ही कारण है। फिर वो उन्हें सारी बातें बताती है कि कैसे मल्लाह मारा गया और क्यों। सरपंच रोते हुए अपनी माँ को गले लगाता है और बोलता है, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई?
माँ ने कहा, तुम्हें मला की अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। सरपंच एक साधारण लड़का था, मगर उस दिन उसका खून खौल उठा था। उसे बदला चाहिए था। रामदेव ने कहा, हम करेंगे। जो जख्म इस गांव ने हमें दिया है, उस जख्म का बदला हम पूरा जरूर करेंगे। फिर उस दिन पार्टी में वही पुलिस इंस्पेक्टर आए हुए थे जिसने मला को मारा था। मैंने उसे जब देखा तो मेरा खून खोलने लगा। शायद ये मला का खून था जो अंदर ही अंदर मुझसे बदला लेने के लिए कबवा रहा था। लेकिन तभी माँ मुझे रोक लेती है और कहती है, अभी वक्त है बेटे। इंस्पेक्टर कहता है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। नमस्ते भाभी जी, सब कुशल मंगल तो है ना? सरपंच की माँ कहती है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप अकेले बच्चों को नहीं लाए? नहीं भाभी जी। क्या बात है, बच्चों का नाम सुनते ही आपके चेहरे के हाव भाव बदल गए। सब ठीक तो है ना? अब आपसे क्या छुपाना भाभी जी, आप तो घर की ही हैं। मेरी बेटी किसी से प्यार करती थी, मगर वो उसे छोड़कर भाग गया। तब से वो गम में डूबी है, जो हमारे लिए भी किसी बुरी सपने की तरह है। हम करें तो क्या करें? तभी सरपंच की माँ कहती है, तो इसमें घबराने की क्या बात है, ये सब तो ज़िंदगी में चलता रहता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, लेकिन वो गर्भवती है। सरपंच की माँ कहती है, वो उसे गिराना चाहती है। इंस्पेक्टर कहते हैं, नहीं। सरपंच की माँ कुछ देर सोचती है और इंस्पेक्टर को कहती है, भाई साहब, हमारा परिवार और आपका परिवार अलग नहीं है। आपके गम हमारे गम हैं। मैं अपने बड़े बेटे दामोदर की शादी आपकी बेटी से कराना चाहती हूँ, अगर आप और आपकी बेटी राजी हो तो। ये सुनकर दामोदर चौंक जाता है और अपनी माँ के पास आकर उसके कान में कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? ये वही है जिसने हमें दर्द दिया है। माँ कहती है, ये हमारे बदले की शुरुआत है बेटा। मैं जो कर रही हूँ सब ठीक कर रही हूँ। दामोदर ये सुनकर चुप रहता है। वो अपनी माँ को ये भी नहीं बता पाता कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी इंस्पेक्टर की बेटी से हो जाती है, जिसके पेट में सोलंकी पल रहा था। सोलंकी सरपंच से कहता है, बेशक हमारा खून का रिश्ता नहीं था, पर हमेशा मेरे पिता थे और रहोगे आप। मुझे कुछ दिन पहले ही मामा से सब पता चला कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचता रहता था कि ये सब झूठ है, लेकिन आज ये पता चल गया कि ये सच है। अक्षय ने कहा, पर सोलंकी तुम्हें ये सब पता कैसे चला? सोलंकी ने बोला, जब इन्होंने रामदेव चाचा के साथ अनिल को मारा तो वहाँ पर अनिल को मारने के लिए नेहा के भाई के साथ साथ कुणाल भी मौजूद था। लेकिन वो दोनों ये देखकर चौंक गए कि अनिल को पहले से कोई मार रहा है। नेहा के भाई ने ये देखकर डर के मारे वहाँ से भागने की योजना बनाई और इस चक्कर में वो पागलों की तरह उनका चेहरा देखे बिना वहाँ से भाग गया। लेकिन कुणाल ने सब देख लिया था और वो सब जान चुका था और इसे पता चल चुका था कि अब उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो वो भी वहाँ से भाग गया। पर उसकी सिगरेट की डिब्बी वहीं गिर गई, जो मुझे पहले ही दिन पेड़ के पास सबूत ढूंढने पर मिल गई थी। और मैंने सभी दुकानदारों से एक लिस्ट बनवाई जिसमें उन्हीं के नाम हैं जो वो सिगरेट देते हैं, और कुणाल का नाम उसमें सबसे आगे है। फिर मैं अकेले जतिन से मिलने से पहले कुणाल से मिला, जो कानून से छूट कर बैठा था, मगर वो मुझसे छिप नहीं पाया। मैंने जब ये बताया कि मैं सरपंच का बेटा हूँ तो उसने मुझ पर हमला कर दिया, मगर कुछ देर बाद वो मेरे काबू में आ गया। फिर उसने मुझे बताया कि खूनी और कोई नहीं बल्कि सरपंच है, और साथ ही उसका भाई रामदेव है। पहले तो मैं सब मानने से इनकार कर रहा था, पर मुझे धीरे धीरे इन पर शक होने लगा। इन्होंने ही अनिल को एक झूठ बोलकर गांव में बुलाया था कि उसके माता पिता बीमार हैं। लेकिन फिर कुणाल ने मुझे बताया कि इन दोनों के साथ कोई और भी था जिसे वो नहीं जानता, लेकिन सामने आने पर वो उसे भी पहचान लेगा। फिर मैंने कुछ दिनों के लिए कुणाल को किसी महफूज जगह पर छिपा दिया।
रामू उसे लेने गया है, वो आता ही होगा। फिर ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ वो तीसरा मुजरिम कौन है। अक्षय ने कहा। लेकिन इन्होंने अनिल और जतिन को क्यों मारा? सोलंकी ने कहा। हाँ यार, ये तो यही बता सकते हैं, सरपंच ने हंसते हुए कहा। अनिल उसी परिवार का बच्चा था जिसकी बलि मला के हाथों अधूरी रह गई थी, और जतिन उस परिवार का जिसने बताया था कि मला बच्चों को उठाकर ले जाता है। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता था। सोलंकी ने कहा। आप मुझे पहले ही मार सकते थे, फिर क्यों आपने मुझे जिंदा रखा? सरपंच ने कहा। बकरे को बलि से पहले तैयार करना पड़ता है। तुम्हें पता है, आज अमावस्या की रात है। इसी दिन मेरे पिता मला को तुम्हारे नाना और गांव वालों ने मौत के घाट उतार दिया था। मैं आज तुम्हें मार कर उनकी बलि पूरी करता। अफसोस, आप इसमें नाकाम हुए। सरपंच सोलंकी की ओर देखता हुआ हंसता है और कहता है, मला की बलि कभी टल नहीं सकती सोलंकी। और सरपंच अक्षय की पिस्तौल छीन लेता है और सबकी ओर तान देता है। ये क्या कर रहे हो आप बच नहीं सकते और ना ही यहाँ से भाग सकते। सरपंच कहता है। कौन कहता है मैं भागने वाला हूँ? जैसे सोलंकी को बुलाने के लिए रामदेव का बलिदान देना पड़ा, उसी तरह मुझे भी बलिदान देना होगा। फिर वो उस पिस्तौल को अपने माथे पर रख लेता है। सोलंकी कहता है, ये आप क्या कर रहे हो पिताजी? आप मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो और मला की बलि को पूरा करो। सरपंच कहता है, तुम अब भी मुझे अपना बाप मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। बलि बंदूक की गोली से नहीं, तेजदार हथियार से दी जाती है। अब तुम्हारी बलि मैं नहीं, मेरा बेटा देगा। और ये कहकर सरपंच अपने आप को गोली मार लेता है। सरपंच का खून सोलंकी के चेहरे पर आकर लगता है। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा जाता है कि तभी सोलंकी के फ़ोन की रिंग बजती है। सोलंकी सदमे में था। उसका फ़ोन उसके मामा उठाते हैं और किसी से बात करते हैं। फिर वो सोलंकी के पास आता है और कहता है, रामू का फ़ोन था। उसे वहाँ कुणाल नहीं, कुणाल की लाश मिली है। फिर सोलंकी के पास अक्षय आता है और कहता है, सोलंकी तुम घर जाओ, हमें बॉडी को अपने पास रखना होगा और मैं कुणाल की लाश की जांच करके आता हूँ। सोलंकी अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद रामू भी घर पहुँच जाता है और देखता है कि घर में सन्नाटा छाया हुआ है। उसे सोलंकी के मामा दिखाई देते हैं। सर कहाँ है? मामा कहते हैं, अपने कमरे में। सोलंकी अपने कमरे में आईने के सामने अपने चेहरे का खून साफ कर रहा था। रामू उसके पास जाता है और कहता है, आप ठीक तो है ना सर? सर धैर्य रखिए, मुझे पता चला कि वो आपके पिताजी नहीं थे। आप फिर भी इतने गम में हैं। आप ये सोचकर देखिए कि उसे कैसा लग रहा होगा जिसके वो पिता थे। ये सुनकर सोलंकी के हाथ रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि रामू के हाथ में एक खंजर है। सोलंकी कुछ कहता उससे पहले ही रामू सोलंकी का गला काट देता है। सोलंकी ज़मीन पर गिर जाता है। फिर रामू दीवार पर लगी घड़ी को देखता है जिसमें 12 बजने में 1 मिनट बाकी थी और कहता है, मला की बलि कभी टल नहीं सकती। रामू उसी लड़की का बेटा था जिसे सरपंच प्यार करता था, लेकिन वो किसी को बता ना सका। लेकिन उसे कभी अपने से दूर भी नहीं किया और रामू के बड़े होने पर उसे भी अपने मकसद में शामिल कर लिया और सोलंकी के साथ रहने को कहा। अनिल के खून के वक्त वो तीसरा मुजरिम रामू था जो शहर से गांव आया और फिर शहर लौट गया। जब सोलंकी ने रामू को ये बताया कि कुणाल तीनों खूनियों को जानता है, तो उसने कुणाल को भी मार दिया। मुझे पता है आपको इस कहानी का अंत थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन हर कहानी में जीत हमेशा हीरो की नहीं होती और कभी भी किसी कहानी का अंत नहीं होता। क्या पता ये कहानी अभी भी अधूरी हो।